नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी, नरेंद्र मोदी देंगे जीत का मंत्र, क्योंकि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। इस पर लगातार हमारी नजर है। उपचुनावों में मिली हार और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज मेगा प्लान तैयार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद ये पहली बार है कि जब इस तरीके से बीजेपी इतनी बड़ी बैठक कर रही है और इसमें सभी बड़े जो प्रमुख चेहरे हैं सभी को बुलाया गया है। इस बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के जो बड़े चेहरे हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण, इसके बाद अलावा मुख्यमंत्री और तमाम बड़े चेहरे जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी लेखी भी आपको नजर आ रही है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। साथ ही उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में जो बीजेपी की हार क्यों हुई है, इस पर मंथन किया जाएगा। कारण जो है पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वजह क्या रही। जब इतनी बड़ी योजनाएं चलाई गई, उपलब्धियां बीजेपी गिनाती रही, तो जनता के बीच फिर इस तरीके का परिणाम सामने क्यों निकल कर आया है। देखिए, इस वक्त 2 सहयोगी मेरे नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और साथ ही कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को कवर भी कर रहे हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। गौरव, इस वक्त मैंने देखा गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। कितनी देरी है बैठक शुरू होने में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है और यहीं पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अभी तक मुख्य तौर पे जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। 2 साल के गैप के बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जो कि हाइब्रिड फॉर्मेट में है। कुछ लोग पार्टी कार्यालय यानी राज्य के पार्टी कार्यालय से वीसी के जरिए जुड़ेंगे और 120 के आसपास नेता यहाँ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर ये एक नई कार्यकारिणी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि नए नेताओं को इसमें जगह दी गई है। पुराने कुछ नेताओं को कार्यकारिणी से बाहर निकाला गया है। 5 राज्यों का चुनाव जो कि अगले साल होने वाला है, उस पर मुख्य तौर पर मंथन है। सरकार के जो कामकाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के, उसको लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जाएगा। आगे और क्या हो, पार्टी के संगठन कैसे मजबूत हो, जिन राज्यों में चुनाव हारे हैं वहाँ कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, इन सभी मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होने वाली है। जी गौरव, मैं लौट रही हूँ आपके पास जल्दी से। अब मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी मौजूद हैं। राजीव, उपचुनावों पर जो हार हुई उस पर तो मंथन होगा और चुनावों पर भी होगा, लेकिन उन सब में यूपी की अहमियत क्या है ये बीजेपी जानती है। इस पर मेगा प्लान तैयार करने की कोशिश की जाएगी। देखिए विपनेश, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। दरअसल जो हाल के उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व उससे नाखुश है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीटों पर हार मिली है, सब महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है और इस बार का चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ पर 5 साल की अपनी सरकार है और सीएम योगी को चेहरा डिक्लेयर कर चुकी है। ऐसी स्थिति में 100 दिन के भीतर चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनावी तारीखों की घोषणा का ऐलान हो जाएगा और उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इतने बड़े इलेक्शन से पहले जो नतीजा आया उससे बीजेपी कतई खुश नहीं होगी और आत्ममंथन का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि 2014, 17, 19 के उत्तर प्रदेश चुनाव से 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव अलग है। ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सीएम योगी यहीं से आते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया है और संकेत दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बातें आ रही हैं। आने वाले दिनों में खास करके टिकटों के बंटवारे को लेकर के समय बहुत कम है। इस महीने ही भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना होगा कि उनको कितने सिटिंग विधायकों के टिकट काटने हैं, कितने लोगों को, नए चेहरों को शामिल करना है। ज्वाइनिंग कमेटी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें दूसरे जगहों से लोग जो आएंगे उनको कैसे समायोजित किया जाए। जो गठबंधन की बात है उस पर भी कैसे आगे बढ़ा जाए, सीटों के बंटवारे को कैसे देखा जाए,
तो कुल मिलाकर के उत्तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज जो बैठक है उसमें तमाम बातें तो होंगी, लेकिन आने वाले जैसा कि गौरव बता रहे थे, आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या हो, फोकस क्या हो, पार्टी की दिशा दशा क्या हो, इस पर मंथन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो उससे कुछ आइडिया लगेगा कि पार्टी अपने विकास, हिंदुत्व के चेहरे का घालमेल करके या मेलजोल करके किस तरीके से अगले चुनाव में उतरने वाली है। क्योंकि इन चुनाव से पहले ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसमें देश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता शामिल हैं, वो मंथन करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसके बाद तो सब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश खासा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस पर मंथन होगा। और देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री किस तरह की दशा दिशा का संकेत देते हैं। राजीव, आप मेरे साथ बने रहें। और यूपी में तो यूपी पर फोकस तो है ही, खासतौर पर पूर्वांचल की अहमियत भी मैं आगे आपसे समझूंगी, क्योंकि उसके लिए अलग से एक प्लान तैयार हो रहा है। उपचुनावों में मिली हार और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी दिल्ली में मंथन कर रही है। जैसा कि राजीव बता रहे हैं, गौरव बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य आज दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में एक साथ बैठक कर पिछली हार और आने वाली जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहेगा, वो कमियों को दूर करेंगे और एक मजबूत प्लान बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक का समापन पीएम मोदी के भाषण से ही होगा, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे सकते हैं। कार्यकारिणी का मुख्य फोकस 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उस पर भी खास तौर पर रहेगा, और उसमें भी यूपी है, क्योंकि 2022 की यूपी ही सबसे ज्यादा जीत की अहमियत रखती है, जीत के लिए बीजेपी के लिए। और 2024 का रास्ता साफ करेगी 2022 की जीत बीजेपी के लिए। और इसीलिए 12 और 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के शहरों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें आज वो देवबंद जाएंगे, जहां से किसानों के गुस्से को कम करने की कोशिश होगी। वहीं अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। बीएसपी से एसपी में शामिल हुए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के साथ आज वो अंबेडकर नगर में चुनावी हुंकार भरेंगे। यानी सबकी नजर यूपी और उसमें भी सबसे अहम पूर्वांचल पर टिकी हुई है। 4 तस्वीरें और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। मेरे 2 सहयोगी तो लगातार मौजूद हैं, राजीव रंजन और एनडीएमसी सेंटर के कन्वेंशन सेंटर के बाहर कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं, और साथ ही बीजेपी स्पोक्स पर्सन समीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, आपका स्वागत है। संजीव सिंह जी को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन। साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कुमार गौरव, आपके पास आ रही हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बाई इलेक्शन में हम क्यों हार गए, क्योंकि टॉप लीडरशिप जिस तरीके से राजीव बता रहे हैं कि उनको निराशा हाथ लगी है इतनी कोशिशों के बावजूद। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे जैसा कि सबसे पहले मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं, जो राजीव बता रहे थे, उत्तर प्रदेश का महत्व इस बैठक में इतना ज़्यादा है, चुनाव का महत्व इतना है कि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें वीसी के जरिए लखनऊ से इस बैठक में शामिल होना था, वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। यानी जो दिशा निर्देश मिलेगा, जो मंत्र मिलेगा, उसे फॉलो करने के लिए वो खुद बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि जो चुनावों की चर्चा है, देखिए जाहिर सी बात है 5 राज्यों का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब को अगर छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसे रिटेन करना 5 साल के काम के बाद और कोरोना पीरियड के बाद काफ़ी मुश्किल दिखता है। और उत्तर प्रदेश उसमें से सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि विपक्ष भी वहाँ लामबंद हुआ है। भाजपा तरह तरह के प्रयोग कर रही है, और शायद उसी का नतीजा है कि एक बार आज जो ये बैठक 2 साल के गैप के बाद बुलाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री एक रास्ता जरूर देंगे। क्या क्या काम उन्होंने किए हैं, सबसे ज़्यादा जोर जो होता है बीजेपी का और खासकर प्रधानमंत्री का, कि सरकार ने जो काम किया है वो सीधे तरीके से, सही तरीके से जनता के बीच पहुंचे। और आज की बैठक में जब प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन करेंगे तो ये चीज़ मुख्य तौर पे रहेगा। और कहीं ना कहीं चुनावी मंत्र का जीत का जो मंत्र होता है वो देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए लगभग 120 लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम राज्यों के प्रभारी हैं जहाँ जहाँ चुनाव है, और उन राज्यों पर विशेष तौर पर प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया है, जो कि दिखाया जाएगा। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, हालांकि उनका भाषण आखिर में होगा, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं पूरी बैठक में वो रहेंगे, बातों को सुनेंगे और आखिर में अपनी बात कहेंगे, जो एक मंत्र की तरह
पार्टी के तमाम कार्य समिति में और कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो अपने साथ लेकर मैदान में उतरेंगे। जी कुमार गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आती रहूंगी आपके पास। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीधी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से तस्वीरें मिल रही हैं। बड़े चेहरे जो आज शामिल हो रहे हैं उनका जिक्र हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं और सीधे समीर सिंह जी, तो ये मुख्य वजह रही है कि हार कैसे गई बीजेपी बाई इलेक्शन में, तो इस पर चिंतन मंथन होगा क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए विपिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में हो रही है। एनडीएमसी में हमारे संगठन का एक कार्यक्रम है, हर 3 महीने पर हम राष्ट्रीय कार्य समिति करते हैं, फिर 15 दिन के अंदर हम प्रदेश की कार्य समिति करते हैं, फिर हम नीचे संगठनात्मक कार्यक्रमों में जिले की कार्य समिति और मंडल की कार्य समिति। हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं, राजनैतिक विषयों पर चर्चा करते हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भी आगे के एजेंडे हम संगठन के कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम सब हम लेते हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में मार्च में 2022 में 5 राज्यों के चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण राज्य है देश का जिसमें चुनाव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी दुनिया के देशों का दौरा करके लौटे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के बाद पहली बैठक हो रही है, निश्चित रूप से भारत दुनिया के अंदर कोरोना के मैनेजमेंट में एक बड़ा आयाम हासिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का काम किया है हमने। आज दुनिया के अंदर कोरोना दोबारा आ रहा है, लेकिन भारत के अंदर आज कोरोना नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी आबादी होने के बाद भी हम देश के अंदर सबसे बड़े वैक्सीनेशन करने में कामयाब हुए। 14 करोड़ लोगों को हमने नहीं, यही तो वजह है समीर जी, यही तो सवाल है कि वैक्सीन फ्री, राशन फ्री, चूल्हा फ्री और तमाम जो योजनाएं आप चला रहे हैं वो भी देश के लिए थी, उसके बावजूद भी राजस्थान में साफ हो गए बाई इलेक्शन में, हिमाचल में तो बुरा हाल है ही। तो ये कैसे झटका तो है ये बीजेपी के लिए, और इस पर जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्लास लेंगे सभी की, कैसा कैसे हो गया। नहीं, देखिए विपिनेश जी, जो इलेक्शन होते हैं वहां की स्थानीय इकाई लड़ती है और स्थानीय इकाई उसकी समीक्षा करती है। मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय कार्य समिति के 15 दिन के अंदर प्रदेशों की कार्य समितियां होती हैं। प्रदेशों की कार्य समितियां में हम बाई इलेक्शन है, पंचायत चुनाव है, इन सब चीजों को लेके, स्थानीय मुद्दों को लेके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में हम देश के मुद्दे, दुनिया के मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, देश की क्या समस्याएं हैं और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से देश को दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम किया है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से कार्य समिति प्रारंभ होगी और हम इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए अपनी कार्य समिति को नीचे मंडल तक ले जाते हैं। और इसमें महंगाई एक मुद्दा सबसे बड़ा है समीर जी, इसको मत भूलिएगा। मैं आ रही हूँ संजीव जी आपके पास आते हुए। निश्चित रूप से कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, वैसे तो रूटीन में है, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर होती है। आ रही हूँ समीर जी। संजीव जी। विपिनेश जी, मुझे लगता है कि आपके चैनल पे और तमाम चैनलों पे जो अभी बीजेपी की हार हुई है उपचुनाव में, उस पे अगर महंगाई की चर्चा डीजल पेट्रोल पे करूंगा तो शायद समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर समझाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रदेश से आते हैं, आदरणीय जेपी नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनका पूरा नारा फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब महंगाई पे चर्चा करिए तो ये पाकिस्तान की चर्चा करते थे, जब बेरोजगारी पे चर्चा करिए तो कहते थे कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। जब ये तमाम इनके चोचले जो थे वो नंगे हो गए और उस हिमाचल प्रदेश में जहां मात्र 3% अल्पसंख्यक रहता है, जहां पे सीएनआरसी को लेकर के कोई आंदोलन नहीं चला, जहां पे कोई किसान आंदोलन नहीं चला और बहुसंख्यक हिंदू रहा करता था, 4 सीटें थी, एक लोकसभा की और 3 विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश में बुरी हार हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी हार का कारण महंगाई है। तो विपिनेश जी, एक चीज बिल्कुल कहना चाहता हूं, समीर भाई को याद कर लें कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कि आज बताइए, अभी कुछ दिन पहले अगर यहां विकास हुआ होता तो कलकत्ता का फ्लाईओवर न दिखाते, अमेरिका की कंपनी का यहां पे हम न्यूज़पेपरों में, और अभी बेंगलोर की एक कंपनी ने अभी सर्वे कराया है, हम 18 राज्यों में सबसे फिसड्डी राज्य हैं। ये हमारी स्थिति है। जो इंडेक्स हमारा आया विपिनेश जी, एक बस 2 सेकंड समय दीजिएगा और उसकी चर्चा मैं आपको कर दूं। आज स्थिति क्या है कि ग्रोथ इंडेक्स में हम बिहार के बाद भी, यानी हम
मध्य प्रदेश बिहार के बाद भी 18वें नंबर पे चले गए हैं। और सस्टेनेबल जो हमारा इंडेक्स था उसमें हम 18वें नंबर पे है। ये PAI एक जो है बेंगलोर की कंपनी है। तो आज हम कहां चर्चा करते हैं? बेरोजगारी की बात कर लें। 7 सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समीर जी धैर्य रखिए, सुने समीर जी, सुने 7 सालों से विपनेश जी हम क्लास 4 एम्प्लॉय की वैकेंसी नहीं फुलफिल करा पा रहे हैं। और केंद्र में समीर जी सुनिए, आपकी बेचैनी देख रहा है। समीर जी सुनिए, समीर जी सुनिए, आज उत्तर प्रदेश 4 सालों में चपरासी की नियुक्ति नहीं कर पाए। और केंद्र सरकार क्या कर रही है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जो उनके सचिव काम करते थे तो जीवन में यूपीएससी की परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनको हम सीनियर IAS का दर्जा दे रहे हैं। तो क्यों नहीं उनको संविदा पे रखते? तो आज उत्तर प्रदेश चाहे खेती किसानी की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बढ़ते अपराध की बात करें, हर तरफ फेल है। और समीर भाई ज्यादा चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि एक और नहीं संजीव जी, इस पर बीजेपी काम कर रही है। देखिए पंजाब का पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर दिया। आज योगी जी किसानों को साधेंगे, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, मैं लौट रही हूं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, भले ही आप चाहे BSP के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करें या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करें, लेकिन दिल्ली में आज बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए। इसका मुकाबला कैसे कीजिएगा डॉक्टर आशुतोष वर्मा? हाँ, धन्यवाद विपनेश जी। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना बहुत जरूरी है इनकी, क्योंकि देश को हकीकत पता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हकीकत पता है। वो बात दूसरी है, प्रचारों और होर्डिंग और मीडिया के माध्यम से खुद भी प्रचारित करते रहे। विपनेश जी, इस देश में 2019 के बाद में 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं। उस 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पे 9 राज्य में चुनाव हार गई है। 2019 में झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, 2020 में दिल्ली और बिहार, 2021 में केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो राज्य जीते हैं उसमें मात्र एक अरुणाचल प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पे सरकार है, वरना बैसाखियों पे सरकार चला रही है। उपचुनाव के हालात आपने खुद ही बता दिया है क्या हालत है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने वहां लोकसभा सीट और विधानसभा सीट हार जाते हैं, वो बताते हैं कि मुद्दा क्या है। असल में मुद्दा महंगाई है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की बातें करके मेन मुद्दों से डिटेल करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि एक मात्र एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही इसी बात में हुई थी। उनको मतलब नहीं है कि हमारा डीजल कैसा चल रहा है, पेट्रोल कैसा चल रहा है, LPG गैस। मैं तो कहता हूं कि ऐसे ही चुनाव का नतीजे आते रहे तो 40 रुपए में पेट्रोल डीजल भारतीय जनता पार्टी देने को मजबूर हो जाएगी। LPG गैस जो है 300 रुपए में आएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने दीजिए, ये सारी महंगाई काबू में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारा भी बाई इलेक्शन नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपने नतीजे देखे होंगे, 3 राज्य में नहीं जीते तो क्या है, मध्य प्रदेश तो है ही उनके साथ, और एक और स्टेट क्या राजीव, वो असम है जहां पर बीजेपी जीती है। सारे बाई इलेक्शन नहीं आ रही है बीजेपी, लेकिन हाँ ये है कि बीजेपी की अच्छी आदत है कि वो मंथन करते हैं, हार के बाद कमियां दूर करते हैं, और पार्टियों में ये सब दिखाई नहीं देता है। राजीव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश नहीं बच पा रहा है, वहां का मुख्यमंत्री देखिए विपनेश, एक मिनट डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आ रही हूं आपके पास। अगर चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो दूसरे, बोलिए राजीव, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बाकी पार्टियां, विपनेश मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे है। जिन राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, लेकिन दरअसल बीजेपी में मंथन दूसरी बात पर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी भी जानती है और सब लोग जानते हैं, आज के दौर में विपनेश, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होना हो, जो चुनाव उनके लिए लड़ा जाना हो, तो देश में कोई नेता उनके इर्द गिर्द अभी नहीं है। निसंदेह रूप से कोई उनको टक्कर देने वाला नहीं है जहां बात नरेंद्र मोदी के चुनने की आती है। लेकिन बीजेपी का सिरदर्द ये नहीं है, बीजेपी का सिरदर्द ये है कि जिन राज्यों में अब चुनाव होने जाने हैं वहाँ 5 साल की उनकी सरकार है, अब वहाँ दूसरे चेहरे हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी को चुनने की बात नहीं है। तो क्या वही लोग जो उत्तर प्रदेश में 49.5% मत, मतलब 50% के आसपास मत 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्या वो 2022 में पा पाएंगे? ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप देखें बाई इलेक्शन के नतीजे ये बताते हैं कि उस
बात चाहे कोई, जब राजनीतिक दल बाई इलेक्शन जीत जाते हैं, जो सरकार में होते हैं, तो कहा जाता है ये सरकार का इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन अपोजिशन का जीतना एक बहुत बड़ी घटना है। किसी ऐसे राज्य में जिसमें 3-4 सीटों पर चुनाव हुआ और सरकार भारतीय जनता पार्टी को और 4 की 4 सीटें अपोजिशन जीत जाए, ये बड़ी घटना है। और इससे ये बात समझ में आती है कि जहां नरेंद्र मोदी को नहीं चुनना हो, जहां प्रधानमंत्री का सीधे सीधे सवाल नहीं हो, तो फिर वहाँ इलेक्शन हो जाता है, वहाँ टकराव हो जाता है, वहाँ भिड़ंत हो जाती है, वहाँ लड़ाई हो जाती है। कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख के और क्या बदली हुई रणनीति बनाई जाए, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। और पिछले कई सालों से मुझे याद नहीं पड़ता कि जब चुनाव हुआ हो तो जो पार्टी सरकार में थी उसने रिपीट किया हो। ऐसा बहुत 30 साल पहले हुआ होगा। मुझे अभी ऑफहैंड याद भी नहीं आ रहा है कि कब पार्टियां इस तरीके से रिपीट हुई हैं। तो और जहां तक बात आपने पूर्वांचल की कही थी विपनेश, तो मैं बता दूं कि मैं पिछले 10-12 दिन से पूर्वांचल में हूं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। मैं रोज ये सोचता हूं कि पूर्वांचल छोड़ के उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से जाकर के वहां का माहौल पता किया जाए, लेकिन यकीन मानिए पूर्वांचल में चुनाव का माहौल इतना गर्म है जैसे लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का नहीं, पूर्वांचल का चुनाव है। रोज कोई न कोई बड़ा नेता, बड़ी पार्टी का कोई न कोई कार्यक्रम इधर होते रहता है। मैं अंबेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर पर फिलहाल हूँ। अभी यहाँ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा हो रहा है। रात भर यहाँ मीटिंग चली है, क्योंकि इसी 16 तारीख को प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को का उद्घाटन मतलब इसका लोकार्पण कर सकते हैं। उसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। दूसरी बात, यही आजमगढ़ का जो जिला है वो समाजवादी पार्टी और बसपा का शुरू से गढ़ रहा है। वहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी की लहर में 9 सीटें सपा बसपा जीत गई। वहां पर 13 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, वहां यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि सपा का जो गढ़ है आजमगढ़, उसमें अपना पेनिट्रेशन किया जाए। वहां आज तक विश्वविद्यालय नहीं बना। तो रोज पूर्वांचल में, आपने बताया ये अंबेडकर नगर में सपा का जो कार्यक्रम है, तो पूर्वांचल के 12-15 जिलों में सारी पार्टियों ने ऐसी ताकत झोंक रखी है जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का नहीं, पूर्वांचल का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दूसरे इलाकों में आप इतनी खबरें, इतनी घटनाएं, इतनी राजनीतिक उठापटक नहीं देख रही हैं। और बीजेपी के माथे पर भी पसीना पूर्वांचल से ही आ रहा है। ये एकदम सही बात राजीव आपने कही है। पूर्वांचल बहुत अहम हो गया है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अम्बेडकर नगर में ही है बॉर्डर पर राजीव, और आज अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कुमार गौरव, पीछे तैयारियां बड़ी जबरदस्त की गई हैं, क्या सभी नेता पहुंच गए? बैठक की शुरुआत कितने बजे हो रही है? देखिए बिल्कुल विपनेश, बैठक शुरू हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन दिलीप से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। सामने देखिए पूरे ढोल नगाड़े का इंतजाम है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, बाकी सभी नेता पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। एक विशेष चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सामने बहुत सारी महिलाएं आपको दिख रही होंगी। जिस तरह छठ पूजा में सूर्य देव की आराधना की जाती है, सूर्य देव की आराधना की जाती है, वैसे ही सूप लेकर महिलाएं खड़ी है। अब पता नहीं ये किस देवता की आराधना यहाँ करेंगी, ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि स्वागत के लिए खड़ी हैं, शायद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी होंगी। भव्य तैयारियां हैं। सामने आप पोस्टर देख लीजिए, विश्व प्रिय नेता, और इस तरह के कई रेजोल्यूशंस भी पास होंगे बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें, जिसमें मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज के लिए उन्हें बधाई दिया जाएगा। 100 करोड़ का टीकाकरण जो हुआ है कोरोना के खिलाफ, उसमें भी उसके लिए भी उनको बधाई दिया जाएगा। और किसानों के लिए जो काम हुआ है उसके लिए भी एक प्रस्ताव पारित करके ये बधाई दिया जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार को। कुल मिलाकर तैयारी पूरी है, सभी नेता पहुंच चुके हैं, अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ऐसा पहले 10:15 का समय था, लेकिन शायद कुछ विलम्ब हो रहा है। कुछ देर में वो आएंगे, उसके बाद ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसमें थोड़ी सी शांति मिलेगी, तब हम आवाज़ बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। लेकिन फिलहाल अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको उन महिलाओं की तस्वीर दिखाएं जो छठ पर्व में जिस तरह से तैयार होते हैं वैसे तैयार होकर आई हैं। अर्घ जो दिया जाता है वैसे पूरी तैयारी के साथ आई है। शायद प्रधानमंत्री का ही इंतजार कर रही है, उनका स्वागत करेंगी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आने के बाद शाम तक बैठेंगे और 3 बजे उनका जो समापन भाषण है उस वक्त तक यहाँ मौजूद रहेंगे। जी
बिल्कुल बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, सभी नेता पहुंच चुके हैं, गौरव बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए ही तैयारियां की गई हैं। जैसे ही आएंगे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैंने बीच में आपको रोका था, मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा सवाल यह है कि इस मेगा प्लान के आगे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि बीजेपी अगर हारती है उस पर भी मंथन करती है और फिर और मजबूती के साथ मैदान में उतरती है। नहीं विपनेश जी, देखिए कोई भी पार्टी हारती है उसको मंथन करना चाहिए, और समाजवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात को बिल्कुल बताऊं कि हमारी समाजवादी पार्टी में ही उतना ही मंथन हुआ। वो बात दूसरी है, राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय पटल पे ये खबरें नहीं चलती हैं, क्योंकि हम लोग एक क्षेत्रीय पार्टी हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, अगर आप देख लीजिए 2017 के बाद में हम लोगों ने उपचुनाव भी जीता है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है? समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है? हर ठिकरा हम मीडिया पे फोड़ने लगे हैं आजकल। अपनी बात कीजिए ना, मुद्दे की बात कीजिए। ऐसा नहीं है, न्यूज़ 24 सब कुछ दिखाता है, सब कुछ हमारे लिए सब बराबर है, निष्पक्ष है हम। आपने चैनल का रिकॉर्ड बता दिए कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आपने कब दिखाई थी, या मंथन की मीटिंग आपने कब दिखाई थी अपने वहां? हम सब दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ मुद्दे पर बात करें, क्योंकि मुद्दे पर बात ना करके बाकी सब बातें करने लगते हैं नेता। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ये कोई मीडिया नहीं करती, और ये मुझे पता है कि उससे टीआरपी नहीं बढ़ती है। बाकियों का पता नहीं है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, लेकिन मैं न्यूज़ 24 की बात कर रही हूँ। हम निष्पक्ष हैं और हर खबर हम दिखाते हैं। चलिए, ये मुद्दा नहीं है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उस पर बात करते हैं। जो सवाल मैंने पूछा है, ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। पंचायत चुनाव को जो नतीजे आए हैं, उसने उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ बता दिया है कि हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नीचे जड़ से हटाने की तैयारी कर चुके हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है, जिस तरीके से अपने साथ में लोगों को लिया है, आप देखिएगा 2022 में, जहां तक अभी आपके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि पूर्वांचल में गर्मा गर्मी बहुत है। आज खुद समाजवादी पार्टी के घर में 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री बीएसपी के लालजी वर्मा और राजभर जी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे बड़े नेता जो है लगातार, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे अलग अलग पार्टियों के हो, समाजवादी पार्टी के साथ में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके से ये जो चुनाव की दूरी है ये बन चुकी है। जनता ने अपना विश्वास बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके खिलाफ खुद 150 से ज्यादा विधायक विरोध में खड़े हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगले हफ्ते भर के अंदर कोई नई खबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, समीर जी इस पर जवाब दीजिए। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि योगी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बीजेपी इस बार साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। सुनाई होगा आपने स्टेटमेंट अखिलेश यादव का। समीर जी जवाब दीजिए आप। जी, मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा। विपनेश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप हमको नहीं दिखाती, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये भूल जा रहे हैं कि अंबेडकर नगर में जिनको ज्वाइन करा रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो बड़े चेहरे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आ गई है, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है बीजेपी की तरफ से। वो झलक भी हमने आपको दिखाई। गौरव, ओवर टू यू। कुमार गौरव, ओवर टू यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वहां। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो इंतजार था, एक जो कोरम पूरा होना था, अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम अब और आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा, उसके बाद फिर जो सारे रेजुलेशंस हैं वो पास किए जाएंगे, चुनाव पे चर्चा होगी। फिर प्रधानमंत्री जैसा कि पहुंच चुके हैं तो अब कुछ देर में वो अपना मूल मंत्र 3 बजे के आसपास लोगों को देंगे। चुनाव जीतने का मंत्र क्या है, तो इंतजार यहाँ मुख्य तौर पर मुख्य वक्ता जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसलिए उन्हीं का इंतजार था। और अब वो घड़ी समाप्त हो गई है, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ देर में आपको तस्वीरें भी दिखेंगे कि प्रधानमंत्री आपके कैमरे में भी नजर आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा चूंकि सुरक्षा घेरा की वजह से थोड़ा वो दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें। और जी बिल्कुल उन्हीं का इंतजार था और अब वो आ रहे हैं, आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जो मुख्य तौर पे जो बैठक का जो एजेंडा है, जिसकी शुरुआत अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से होगी, उसके बाद जितने लोग मृत हुए हैं पिछले 2 साल में, जितने पार्टी के नेता मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएगा, इसमें सरकार के कामकाज। और इसके साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी जो हर घर दस्तक
के नाम से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर पार्टी भी कुछ स्टैंड ले सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। यानी पार्टी की तरफ से एक निर्देश भी सरकार को दिया जा सकता है कि कोरोना के वैक्सीनेशन को हर घर दस्तक कार्यक्रम के बाद और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर 5 घंटे का ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन 5 घंटे का ये कार्यक्रम है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर राजनीति के हिसाब से बात करें, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में पार्टी की लाइन क्या होगी, दशा दिशा क्या होगी, ये तय होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है गौरव आप थोड़ी दूरी पर हैं, मैं ये तस्वीरें एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ 24 के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उनके तमाम बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। जहां से गुजरना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सीधे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दाखिल होना है। उन्हीं को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए जेपी नड्डा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और वैक्सीनेशन को लेकर जो बड़ी मेगा ड्राइव चली, उसके भी पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने संकल्प जितने भी लिए हैं वो तमाम पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देख रहे हैं। समीर जी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। विपिनेश जी, मैं यही कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरोप तो लगाते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। जिनको आज वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए लोग हैं। इनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। वही भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, आज तक कभी नहीं गए आजमगढ़ में। कोरोना काल में भी आजमगढ़ जाने की हैसियत नहीं जुटा पाए और माननीय गृह मंत्री जी ने उनसे कहा था लखनऊ की रैली में कि अखिलेश जी 4.5 साल का हिसाब दीजिए कि आप कहां थे, कहां गए थे और कहां दौरा कर रहे थे। अखिलेश यादव के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी घरों में बंद रहे, ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करते रहे, समाज के अंदर उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई। आज वो हाशिए पे ये चुनाव की बात कर रहे थे। विपिनेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 2019 की लोकसभा में बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, क्या हासिल हुआ? 2020 के कोरोना में 6 बाई इलेक्शन हुए, कौन सी सीटें जीत लिए? एक सीट, 6 सीटों में ये जीत पाए। आज उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर जा रहा। लेकिन ये भी समीर जी, क्या ये चिंता की बात नहीं है, खास तौर पर हिमाचल में जो झटका लगा है, जेपी नड्डा भी वहां से आते हैं, आपकी सरकार वहां पर है और बाई इलेक्शन बुरी तरीके से बीजेपी वहां हार जाती है। ये इतिहास में पलट रहे हैं सब कुछ, क्योंकि कहते हैं कि जिनकी सरकार होती है बाई इलेक्शन उनका होता है। लेकिन ये जो कारण रहा है हार का, उस पर मंथन करने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो जाए। अगर पीएम चेहरा नहीं है तो वहां के नेताओं की क्या अहमियत है वो समझ में आती है इसके जरिए। संजीव जी, आ रही हूँ। समीर जी, 1 मिनट। संजीव जी, मैंने ये इस तरीके का मंथन कांग्रेस में नहीं देखा है। ठीक है, बीजेपी हारी है तो वो पकड़ती है नब्ज को कि कहां पर प्रॉब्लम रही है, ये कांग्रेस में दिखाई नहीं दिया। क्यों? विपिनेश जी, यहाँ आप गलत हैं। देखिए, अगर कांग्रेस मंथन न करती तो हिमाचल में रिजल्ट इस तरह के ना आते। कांग्रेस मंथन न करती तो अन्य राज्यों में जो उपचुनाव के परिणाम आए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इनकी नीतियां आप ख्याल करिए, 2016 तक नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2015 के दिल्ली चुनाव में। 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट संजीव जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हो रहे हैं। उससे पहले कुछ महिलाएं और कलाकार ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए उन्हीं का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम आपको दिखाई दे रहे हैं। आज मैं बता देती हूं कि 5 राज्यों में बीजेपी की नजर रहेगी, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इस पर होगा प्लान तैयार और खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की नजर है। इसके लिए मेगा प्लान तैयार होगा और साथ ही बाई इलेक्शन में जो हार हुई है उस पर तो मंथन होगा और जीत का मंत्र भी पीएम की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, खास तौर पर उन महिलाओं से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। संजीव जी, अब बात कंप्लीट कीजिए। तो गलत नीतियां इनकी विपिनेश जी थी। छठ पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए और उनके स्वागत के लिए महिलाएं वहां पर खड़ी हैं, पूरे उसी पोशाक में पहने हुए, उसी तैयारी के साथ। जी संजीव जी, माफी चाहती हूँ, बोलिए। 2015 में प्रधानमंत्री जी कहते थे कि नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब चाहिए। तब क्रूड ऑयल के दाम $40 प्रति बैरल के नीचे हुआ करते थे। विपिनेश जी, नीतियां जैसे इन्होंने नोटबंदी जाहिर की 2016 में, गलत जीएसटी लाई, कोरोना के समय गलत लॉकडाउन है, जिसके कारण आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इसको कबूल नहीं करते। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा के मामले में भी। ये हमारी खबर नहीं है, लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी कहते थे चीन के ऊपर। ये देखिए, पेंटागन की खबर है विपिनेश जी।
पेंटागन की रिपोर्ट है, कह रही है कि चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल। ये 2018 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश के, तापीर गाओ चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अरुणाचल के 18 किलोमीटर भीतर चीन चला आया। प्रधानमंत्री जी लाल आंखें नहीं दिखाए। आज गलत नीतियों का ही परिणाम है कि देश इनकी जो गलत नीतियों से भुगत रहा है। फिर भी संजीव जी देख लीजिए ना कांग्रेस का क्या हाल है, कितने राज्यों में आज बीजेपी है और कितने राज्यों में आज कांग्रेस है, ये भी तो देख लीजिए, कुछ तो वजह रही होगी इसकी। देखिए विपनेश जी हम बिल्कुल एक स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। 2000 जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी जब गठन हुआ था तो इनके दो राष्ट्रीय नेता थे, अटल बिहारी लोकतंत्र कहाँ है? आडवाणी जी चुनाव नहीं जीते थे, समीर भाई इस अहंकार को बराबर जवाब दिया है। अभी इस अहंकार पे आज पश्चाताप नरेंद्र मोदी जी का आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को तलाश रही बात तब जिंदा रहेगा जब कांग्रेस जिंदा 4 साल में जो मुख्यमंत्री विपनेश जी चुन करके नहीं आया, इन्होंने वोट मांगा। समीर जी संजीव जी एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, ऐसे 1 मिनट में जरा मुझे समीर जी की घबराहट देख रहे हैं। ठीक है 1 मिनट मुस्कुरा रहे हैं, घबराते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और डॉक्टर आशुतोष भी मुस्कुरा रहे हैं। आ रही हूँ संजीव जी, मुझे एक बार वहां का रुख करना पड़ेगा। कुमार गौरव है, कुमार गौरव क्या चल रहा है? पीएम पहुंच चुके हैं, जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए। विपनेश दोबारा सवाल पूछे, आवाज आपकी नहीं आ रही है। कुमार गौरव पीएम पहुंच चुके हैं, क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आपने देखा यहाँ जो महिलाएं खड़ी थी जो छठ व्रत जैसे करती हैं उस तरह की ड्रेस में और पूरे परिधान में, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। बाकी जो मीडिया की तरफ भी उन्होंने हाथ हिलाया और अब वो अंदर गए हैं। अब आप मान कर चलिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, उसके बाद जो प्रक्रिया पूरा एजेंडा है, जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा, इसमें सरकार के काम की तारीफ होगी, सरकार आ गया और क्या करना चाहिए सरकार को वो होगा। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से मूल मंत्र देंगे कि आखिर सरकार के काम को कैसे जमीन तक ले जाना है ताकि जनता समझ सके कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या किया है। साथ ही इस बार की बैठक में एक बात और खास है, पार्टी भी अपनी तरफ से सरकार को कुछ मैसेज देगी कि कोरोना जैसे मुद्दों पे हर घर दस्तक जो कार्यक्रम है उसके बाद आगे और क्या किया जा सकता है जिससे कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़े। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। 3 बजे के आसपास ये खत्म होगी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। ठीक है कुमार गौरव, नजर बनाए रखिएगा। 3 बातें जो कुमार गौरव कह रहे हैं, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, हार पर मंथन होगा, जीत के लिए मेगा प्लान तैयार होगा। यस डॉक्टर आशुतोष वर्मा बोलिए। जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने जो बड़े अच्छे आरोप लगाए, उनसे कहिए कि एक बार जरा कभी अपनी पार्टी ऑफिस में जाया कीजिए, टीवी के सामने ज्यादा मत बैठा कीजिए। आपकी जो 300 विधायक है उसमें 150 विपक्षी पार्टी से आपने लिए हैं, तब जाके आप विधायक बना पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या थी 2012 से पहले, ये दुनिया को पता है। अब रही बात आप जो कोरोना की बात कर रहे हैं, सवाल दोहरा देती हूँ, आपने ठीक से सुना नहीं। समीर जी ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के पास चेहरे नहीं है, इसीलिए जो भी आ रहा है, निकाले हुए भी आ रहे हैं, सभी को वेलकम कर रहे हैं। संजीव जी आ रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा। मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक है, इसमें 150 से ज्यादा विधायक दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट मिला है और वही लोग थे। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। 2012 के बाद पहली बार ये पूर्ण बहुमत में सरकार में आए और इनकी बातें सुन लीजिए कि हालत ऐसी है जैसे 4 बार ये सरकार बना चुके हैं, तो इनके पास नेता वैसे भी नहीं है। और रही बात कोरोना की बात, भाई साहब आपकी सरकार गायब थी पूरी तरीके से। बाबा मुख्यमंत्री अपने आप को कमरे में गायब कर चुके थे। ये समाजवादी थे जो रोड पे खड़े होकर लोगों को, आपने तो कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है पूरे प्रदेश में। और जो हाहाकार मिला आपके घर में भी हुआ और मेरे भी घर में हुआ। और जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे थे, जो कांग्रेस की प्रवक्ता पे आरोप लगा रहे थे, आपके ही गृह मंत्री ने एक सतत सूचकांक इसे स्टार्ट किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 5 बड़े इंडिकेटर में उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पे था। हेल्थ इंडेक्स, पॉल्यूशन इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स। अब या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या तो योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, या तो समीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। अब आप तय कर लो कौन सच बोल रहा है। आपकी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये ठीक है, हमने देखा है कि अखिलेश यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं जीत के लिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ तो कमियां रही, इसीलिए समाजवादी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका वहां की उत्तर प्रदेश की जनता ने। बोलिए जल्दी से संजीव जी, जल्दी से बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी 30 साल से सरकार में नहीं थी। हाँ ये भी सच है, ये भी सच है। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बोलिए संजीव, जल्दी से बोलिए।
समीर जी, पूरा देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, जानना चाहता है कि पीएम केयर्स के नाम पे जो पैसा लिया गया। अब छोड़िए ये एक अलग मुद्दा, फिर वो शुरू हो जाएंगे भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो ये इतनी लंबी डिबेट हो जाएगी, वो आपकी जड़ें खोदेंगे, आप उनकी जड़ें खोदेंगे फिर। ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुक रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।